ये दिए गए गद्यांश 91 से 99 तक आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मतलब आपको 91 से 99 तक का जो क्वेश्चन होगा इस गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी ये प्राथमिक स्तर, ये प्राथमिक लेवल जैसे 1 से 5 वर्ग का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें हिंदी का जो सिलेबस सभी को पता होगा कि उसमें जो हिंदी का सिलेबस होता है उसमें गद्यांश दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गद्यांश हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश पहला देखिए क्या है। एकदम गद्यांश को अच्छा से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप भी पॉज करके पढ़ लेना, समझने की कोशिश करिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। इसी आधार पर मतलब जीवन के आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। बुनियादी कहाँ दबी हुई है? मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्माओं को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को संपूर्ण परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य में मिलता है। सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? सुंदर और सत्य में मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है, ठीक है। हम लोग गद्यांश को पूरा पढ़ लिए हैं। अब आप भी वीडियो को पॉज करके आप भी गद्यांश पढ़ लिए होंगे, आशा करते हैं। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार, जो आपको गद्यांश पीछे आप पढ़ के आए हैं, अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य और जीवन में पूछ रहा है कि गहरा संबंध क्यों है, तो बताना है। तो गद्यांश के अनुसार इस जो सवाल है 4 ऑप्शन है वो गद्यांश के आधार पर आपको चूज करना है, ठीक है। तो जीवन का मुख्य आधार साहित्य प्रसन्नता है, जो साहित्य देता है, नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं हुआ था गद्यांश में। साहित्य जीवन की दृष्टि है, ऐसा भी कुछ बात नहीं हुआ था। साहित्य का आधार जीवन है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है वो क्यों है? क्योंकि साहित्य का आधार ही क्या है? जीवन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है, ऐसा कुछ गद्यांश में बोला नहीं गया, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा था, पहला ही लाइन में लिखा था कि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व गद्यांश का। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? अभी हम पढ़े थे कि मनुष्य जो है किसकी जीवन भर रहता है? आनंद की खोज में लगा रहता है। गद्यांश को देखिए, यहाँ पर है कि मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य उत्पन्न करना, ऐसा कोई बात नहीं है। सृष्टि उत्पन्न करना, ऐसा भी कोई बात नहीं। जीवन उत्पन्न करना, ऐसा नहीं। आनंद उत्पन्न करना, हाँ, आनंद उत्पन्न करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश में था कि आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। क्या है? वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? तो साहित्य व जीवन से, संपूर्ण परिवार से, सुंदर व सत्य से या लंबे चौड़े भवन से। तो सुंदर व सत्य से मिलता था। सच्चा आनंद कहाँ से मिलता है? सुंदर व सत्य से। तो गद्यांश से रिलेटेड है, इसलिए गद्यांश में ये लिखा हुआ था वर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के आनंद का आधार है। साहित्य के आनंद का आधार क्या था? सुंदर और सत्य को पाना, जीवन
परमात्मा ऐश्वर्य नहीं, सत्य और सुंदर को पाना ही साहित्य का आनंद का आधार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमिति का अर्थ है, परिमिति कहाँ पर वर्ड यूज हुआ था तो देख लेते हैं थोड़ा बैक जाकर। देखिए परिमिति, हाँ यहाँ पर ये यूज हुआ है। देखिए मैं पेन बदल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कि जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादा से परिमित है। परिमित, देखिए मर्यादा से परिमित का मतलब क्या, मर्यादा से सीमित है। परिमित का मतलब हो जाएगा मतलब एक आपका लिमिट में है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आइए, हाँ यहाँ पर परिमित का अर्थ क्या हो गया, सीमित। क्या हो गया अर्थ, सीमित है, ठीक है, मर्यादा में है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा 96 का। आगे बढ़ते हैं। आनंद का समानार्थी शब्द कौन होगा, समानार्थी मतलब क्या, उसके मिलता जुलता मतलब समान अर्थ वाले, जो समान अर्थ देते हो, ठीक ना। तो आनंद, आनंद मतलब खुशी, हैप्पी इंग्लिश में बोले तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुबोध का विलोम शब्द होगा, सुबोध, सुबोध का विलोम शब्द होगा दुर्बोध, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो देखिए लंबे चौड़े और यह है भवन। चलिए भवन को थोड़ा अलग कर देता हूँ कलर, तो भवन लिख दिया। तो देखिए भवन यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, इंग्लिश में बोलेंगे तो नाउन है। और नाउन के आगे आने वाले क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण, जो संज्ञा के क्या करता है, विशेषता बताता है। तो ये अगर संज्ञा है तो इसके आगे आने वाले क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। तो एक गद्यांश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या है, फिर से एक पदांश दिया हुआ है, इसमें 100 से 105 तक क्वेश्चन जाएगा, इस पदांश पे आधारित रहेगा। तो निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए, ठीक ना। तो आइए चुनते हैं। पहले पदांश को अच्छा से पढ़ेंगे, उसको समझ लेंगे, पढ़ते वक्त ही समझना है, ठीक है। तो छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सुंदरी प्रकाश में मंजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। देखिए कितना अच्छा गद्यांश था। आप क्वेश्चन पाते हैं। तो जीवन में प्राय, तो आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा क्या होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपको बोरिंग होगा। तो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए जीवन में प्राय डैश घटनाएं होती ही रहती है। जीवन में प्राय कैसी घटनाएं होती रहती है, देखिए यहाँ पर है कि छोड़ो भी ऐसी तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वो कभी छिनता है। तो ऐसी यही घटना की बात हो रही है। क्या हो रही है, घटना हो रहा है कि जीवन में कुछ मिलता है तो वो कभी छिनता है। तो क्या है, लूटने और रूठने की तो बात नहीं है, आने और जाने की बात नहीं है, कुछ मिलने और छीनने वाली बात है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, गद्यांश के अनुसार। मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, मंजरी तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। तो क्या है इसका अर्थ, देख लेते हैं। तो मंजरी तुलसी के दिया जलाने का आशय है तुलसी को हरा भरा रखना, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का आस्था बनाए रखना, दिया जलाकर पूजा करना नहीं, भजन कीर्तन करना नहीं, ऑप्शन 2 राइट होगा। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, ठीक ना, ये है आशय। आगे आते हैं। घर लौटने का मार्ग कैसा मार्ग को कहा गया, गद्यांश के रूप में देखना, आपको सोचना है। घर जाने वाले रास्ते के बारे में ऐसा कुछ नहीं, घर जाने वाली गली का नहीं, सूखे और विश्वासपूर्ण जीवन का ये है, और निराशा और हताश का नहीं बात कर रहा है। गद्यांश बोल रहा है कि सुख और विश्वास पूर्ण जीवन को ही घर लौटने का मार्ग कहा गया है। तो ऑप्शन 3 राइट है। आगे बढ़िए। अंधेरा फैलता है का आशय क्या है, निराशा भरा जीवन
कम रोशनी वाला रात, ऐसा कुछ गद्यांश के अनुसार नहीं है। अंधेरे का विस्तार होना नहीं, अधिक अंधकार होना नहीं। तो ऑप्शन क्या है गद्यांश के अनुसार? अंधेरा फैलता है मतलब निराशा भरा जीवन। आगे आते हैं, मंजरीत शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय खोजना। यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपका मंजरीत है, इसमें आपको मूल शब्द खोजना है और प्रत्यय खोजना है। तो मूल शब्द और प्रत्यय, तो मूल शब्द क्या है इसमें आपका मंजरी है और प्लस प्रत्यय क्या है, इत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। संध्या के सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास क्या है? तो आशावादी संध्या के सुंदरी प्रकाश में वहाँ बोल रहा है ना गद्यांश के अनुसार कि संध्या के सुंदरी प्रकाश में हम दिया जलाते हैं, क्यों? तो एक आशावादी, आशा के रूप में, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। तुलनात्मक नहीं हो रहा है, निराशा नहीं, अनास्थावादी नहीं, ऑप्शन 1 राइट होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आप देखिए 106 से 120 तक जो भी क्वेश्चन है वो आपका पेडागोजी है। क्या है? हिंदी लैंग्वेज का पेडागोजी है, ठीक है। तो पेडागोजी पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। ओहो, क्वेश्चन भागे, देखिए क्या बोल रहा है, क्लास में मतलब कक्षा में प्रस्तुतिकरण मतलब क्या हो रहा है, अपना प्रस्तुति देकर दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक मतलब होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? देखिए कक्षा में क्या है ना, प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपने मतलब प्रस्तुतिकरण क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए टीचर आगे खड़ा है फ्रंट में और बच्चे बैठे हुए हैं रो में, तो प्रस्तुतिकरण मतलब क्या, एक एक बच्चे को बुलाकर मतलब बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड के सामने, और वहाँ से उनको क्या रहा है, जो भी प्रस्तुति देना है अपने बारे में, जो भी विचार व्यक्त करना है, तो उसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। तो हर बच्चे अपना अपना आकर बारी से अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जो भी उनको बोलना है, तो इस आधार पे कर रहे हैं। और आप एक टीचर हैं, तो टीचर के आधार पे भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आकलन मतलब ऑब्जर्वेशन किस आधार पर करेंगे? भाषा में प्रवाह देखेंगे, सही बात है, प्रवाह देखेंगे ना कि कैसे स्पीड से बोल रहा है। विषय वस्तु में निपुणता देखेंगे, सही बात है कि उसका विषय वस्तु में कितना पकड़ है। विभिन्न लेखों के कथन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तुतिकरण शैली देखेंगे कि वो किस शैली में बोल रहा है, देखिएगा ना, बिहेवियर देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज। तो 1, 2 सही है और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन राइट हो गया क्या, ऑप्शन 4, ठीक है। समझ में आया होगा आपको पेडागोजी हिंदी का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया? पारस्परिक का मतलब समझते हैं आप लोग? पारस्परिक का मतलब क्या होता है ना, ग्रुप होता है। इंग्लिश में बोले तो ग्रुप होता है, या हिंदी में बोले तो फिर से समूह। और वो भी कैसा समूह? छोटा समूह, मतलब छोटा समूह मतलब 4-5 या 4-5 स्टूडेंट का एक छोटा समूह बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं पारस्परिक। तो बोल रहा है कि पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, तो अनुमान, ठीक है। आप देखिए पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है ना कि एक समूह होता है 4-5 बच्चों का, ठीक है, 4-5 छात्रों का ये एक समूह होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को अपने अपने विषय दे दिया जाता है विषय पर, और उस आधार पर, उस विषय के आधार पर उनको सोचने का, थिंकिंग करने का मतलब समय दिया जाता है। तो उसमें क्या अनुमान वो करेगा ना, कोई भी विषय पे प्रश्न करना, मतलब ग्रुप में प्रश्न करेगा। ग्रुप में अगर एक ग्रुप में 4 लड़का है तो एक दूसरे से अनुमान करेगा, अनुमान अपने अपने दिमाग में करेगा कोई भी विषय वस्तु के बारे में, फिर प्रश्न करेगा एक दूसरे से, स्पष्ट करेगा, प्रश्न अगर सही है तो स्पष्ट करेगा, और सारांशीकरण करेगा। बाद में उसका क्या करेगा, कैलकुलेशन, क्या बोलता है उसको, इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन निकालेगा, सारांशीकरण करेगा, मतलब समरीवाइज करेगा ना। तो ऑप्शन 1 राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका, संप्रेषणात्मक मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के आधार पर, गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका
विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यक हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थी पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है, मतलब संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है, यहाँ पर विद्यार्थी को दिशा संकेत दे रही है, दिशा तो नहीं बता रही है, नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ थोड़ा बता रही है, पश्चिम पूरब नहीं बता रही है। विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, कुछ समय के लिए इसको रख लेते हैं। विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है, नहीं निर्देश नहीं दे रही, पुनर्बलन नहीं दे रही है, विद्यार्थियों को सहायता कर रही है। जहाँ पर उनको विद्यार्थियों को दिक्कत हो रहा है उसको सहायता कर रही है कि वो अपना क्या करे, संप्रेषण में जो भी उनको त्रुटि आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसमें सहायता कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक, देखिए भाषा का क्लास हो रहा है, ठीक है, मतलब हिंदी भाषा या मान लीजिए इंग्लिश भाषा हो रहा है, ठीक है, उसमें विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में और क्लास में टीचर भी है, ठीक है, और जो छात्र है एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कि प्रश्न मतलब एक दूसरे का पसंद और नापसंद जान रहे हैं, मतलब बातचीत में अंतक्रिया करके एक दूसरे बच्चे का क्या पसंद और नापसंद जान रहे हैं। तो अंतक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है, और जहाँ भी आवश्यकता पड़ रहा है तो टीचर भी जो है ना उस क्लास में जो है भाषा शिक्षक वो बच्चे को निर्देश दे रही है, ठीक है, सहायता दे रही है, संकेत के तौर पे सहायता दे रही है। यही यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबंधित कर रही है, तो बताना यहाँ पर किस सिद्धांत को प्रतिबंधित कर रही है। तो व्यवहारवाद नहीं, संज्ञानात्मक संकेत नहीं, सामाजिक समझ नहीं, अंतःक्रियात्मक कर रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से छात्र क्या कर रहा है, बात कर रहे हैं और नापसंद और पसंद को जान रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत हल्का था, तो अंतःक्रियात्मक कर रहे हैं, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ जाए फ्रेंड्स, तो शाम का वक्त है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, और तो नॉइज़ आए तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलिएगा नॉइज़ को। तो देखिए, श्रवण एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिकी तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रवण एवं लिखित सामग्री के विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना सही बात है। कार्य की इस प्रक्रिया के अभिकल्पना करना जो पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित है, ये भी सही बात है। तो निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? मौन तरीका तो नहीं हो रहा है, प्राकृतिक उपागम नहीं है कि खुद से जित रहा है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सामग्री, यहाँ पर किस पे बल दिया रहा है, सामग्री पर दिया जा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए सामग्री है, तो हमारा यहाँ पर भी सामग्री, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? द्वितीय भाषा अगर आप सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या शामिल है कि लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना नहीं, विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, ये सही हो सकता है। एकात्मिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना नहीं, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांश को प्रयोग करना नहीं, ऑप्शन आपका रूट 2 हो जाएगा। अगर आपका हिंदी प्रथम भाषा है और द्वितीय भाषा आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा, ठीक है, दूसरी भाषा सीखने के लिए। मातृभाषा आप बिना एफर्ट के सीख जाते हो, लेकिन अगर आप उसके बाद दूसरी भाषा सीखना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में, भाषा की कक्षा है, अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन पर नहीं,
मुद्रित विमर्श चिंतन पर नहीं, वाचिक पर दे रही है, क्योंकि उद्घोषणा किया गया था और वाक्यांशों को पर विश्लेषण करने बोलिए ना, तो वाचिक विमर्श चिंतन पर बल देने को बोलते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यों की भूमिका पर बल देता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाई या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? कौन सा देता है बल? उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो मौखिक उपागम नहीं, यहाँ पर बहुत शब्द सीखना है तो शब्दकोश का उपागम, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मतलब सीखने का उपाय भाषा अधिगम में भाषा की बहुत शब्दीय इकाइयों या वाक्यों की भूमिका पर बल दे रहा है, तो शब्दकोश के उपागम होगा। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान, जो 3 में से एक अलग है, उसकी पहचान करना है। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, ये सही बात है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, सही बात है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अर्जन भाषा के, ये भी सही बात है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है, नियमों के चेतन, भाषा के नियम। देखिए, अर्जन जो होता है ना, वो होता है कि आप सीखते हो, अर्जित करते हो, अर्जित नहीं। अर्जन क्या होगा, सीख मतलब खुद से अर्जन करना, कोई चीज़ को सीख कर अर्जन करना। तो ये सिर्फ आप भाषा के नियम से ही आप कोई भी चीज़ को सीख सकते हो, दूसरे भाषा को या कोई भी भाषा को। क्या उस भाषा के सिर्फ नियम से ही उसको उस भाषा को सीखा जा सकता है? नहीं, भाषा बहुत ही अधिक अलग उपाय से भी सीखा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ नियम से नहीं सीखते हैं, अलग उपाय से भी सीखते हैं, विभिन्न उपायों से सीखते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट होगा। ठीक है, ये सबसे अलग है। यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ नियम से सीख सकते हैं, नहीं, नियम से नहीं सीख सकते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। ठीक है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्र अनुप्रयोग की विकसित करने में प्रयास है? जब भी प्रकृतिवादी उपागम का बात आ जाए और शिक्षण शास्त्री का नाम पूछे तो याद रखिएगा स्टीफन क्रेसन ने ये दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण है। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणाम की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणाम की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। चेतन सही है। पर्याप्त समय संरचना पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्त परिप्रेक्षण के सफल प्रयोग की शर्त है, ये भी सही बात है। तो आपका क्या होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है, सही बात है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक अध्यापक आप होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? अगर आप एक अध्यापक हैं होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अध्यापक हैं तो विभिन्न भाषाओं के स्वीकृति, हाँ ये तो होना चाहिए, ये सही बात है। सभी को एक समान समय देना, ये भी सही बात है। यहाँ पर पूछा नहीं। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। और नहीं पूछा है मतलब क्रॉस होगा। तो विशिष्ट वर्ग के संस्कृति को समुन्नत करना, सिर्फ विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को महत्व नहीं देना चाहिए, ठीक है, एक टीचर के रूप में, तो ये गलत बात है। तो गलत हमारा पूछा भी है, तो गलत ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, आप याद रखिएगा, रूप ग्राम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2023 का सेट नंबर 2 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। कुछ
विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। मतलब एक कक्षा है, उसमें कुछ विद्यार्थी जो है एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, ऐसा होता भी है। आप लोग भी अगर स्टूडेंट रहे होंगे तो एक अपने फ्रेंड सर्कल में तो बात कर लेते होंगे, लेकिन क्या होगा अगर फ्रेंड सर्कल के अलावा अगर दूसरे कोई बच्चे हो गए क्लास में, तो 100 बच्चे में आपका 3-4 मतलब आपके ग्रुप में 5-4 हो या 4 या मैक्सिमम 2 ग्रुप होगा बच्चों का, बात कर लेते होंगे। लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा क्लास में जो बच्चे उनसे आपको बात करने में संकोच, थोड़ा हेजिटेशन होता होगा। तो अगर उस चीज़ को दूर करना है, उस संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं, तो उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में अनौपचारिक गतिविधि का आयोजन करें, उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, ये भी सही बात है। उनके निष्पादन है तो उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, ये भी सही बात है। और उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दे दिए जाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको और कुछ प्रकार के कार्य दे के हटाने देना है। तो ऑप्शन 3 सही है, 1 2 3 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने 30 क्वेश्चन लैंग्वेज भाषा, हिंदी लैंग्वेज भाषा के हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप लोग को आशा करता हूँ पसंद आया हो। अगर पसंद आता है फ्रेंड्स वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 जुलाई के लिए, तो आप शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।